हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा। एक बार एक सियार और कुत्ते की दोस्ती थी। बचपन में साथ साथ पढ़ते थे स्कूल में दोनों, कुत्ते और सियार। बड़े हुए, थोड़ा थोड़ा बड़े हुए तो सियार रह गया, इधर उधर ही घूमने लगा, और कुत्ता को एक बड़ा सेठ जो है उठाकर ले गया, पालने लगा। कुत्ता धीरे धीरे बड़ा हुआ, खाया पिया, मोटा हो गया, और सियार अपना जंगल में ऐसे कहीं कुछ मिल जाता, खा लेता, शिकार कर लेता। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई, दोनों कोई शहर में मुलाकात हुई, दोनों मिले, दोनों एक दूसरे की हालचाल पूछे कि भाई कैसे हो। सियार पूछा कि यार तुम तो बड़ी सुंदर लग रहे हो, मोटा डाटा हो गया है, चश्मा उश्मा पहने हुए बड़ा अच्छा लग रहे हो, क्या बात है। अरे कुत्ता का क्या कहें यार दोस्त, कमाल, हमारी जिंदगी तो कमाल है। रहने के लिए एसी वाला कमरा मिलता है, बैठने के लिए सोफा लगी हुई है, उस पर हम लोग बैठते हैं, सोने के लिए बहुत सुंदर सा गद्दा है, उस पर सोते हैं, और खाने के लिए 3 टाइम एकदम समय से जो भी हमारा भोज्य पदार्थ है आराम से मिल जाता है, एकदम जिंदगी बड़ी मौज से बीत रही है। सियार कहा, अरे यार पूरा तो जिंदगी बड़ा मजा, ठीक है से मजा बीत रहा है, अरे हमको तो कठिनाई हो रही है, मिल ही नहीं रहा है भोजन। ऐसा करो ना, सियार कहा, ऐसा करो तुम ले चलो अपने मित्र के पास, सॉरी मेरे सेठ के पास, अपने सेठ के पास, और हमको भी कहो वहां नौकरी दे देगा, काम में लगा देगा। कुत्ता कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है, पूछते हैं, अपने मालिक के पास ले चलते हैं तुमको। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे सियार चला। थोड़ी दूर आगे चला तो सियार की नजर कुत्ते की गर्दन पर एक सुनहरी पट्टी थी, उस पर नजर पड़ा। कहा दोस्त ये क्या लगा हुआ है। अरे नहीं जानते हो, इसी में ना हमारा मालिक बांध देता है, जब हम किधरों भागे नहीं, कहीं जाए नहीं, तो इसी में रस्सी बांध करके, सिक्कर बांध के बांध देता है, सारा दिन हम रहते हैं दरवाजे पर, हम कहीं जाते होते नहीं। सियार रुक गया, कहा क्या हुआ। कुत्ता पूछा क्या हुआ। हमको नहीं करनी है वैसी नौकरी, वैसी नौकरी नहीं करना है, जहां हमारी आजादी नहीं है, गुलामी का जिंदगी जीना हो, ऐसे हमें नौकरी नहीं करना है, तुम ही रहो, तुम ही खाओ पियो ऐश करो, हम ही जा रहे हैं। सियार चला आया। आपने क्या समझा, कितनों सुख सुविधा हो और गुलामी की जिंदगी जीनी हो तो कभी नहीं जिएगा। एकदम स्वतंत्र रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे, यानी कहने का अर्थ है आजादी में ही जिंदगी है। तो हम लोग आज चलेंगे बहुत दिनों के बाद, लेखक साहब नागार्जुन, ज्यादा दूर के नहीं है, अपने पड़ोसी ही है, दरभंगा के रहने वाले थे नागार्जुन जी, और अपने गांव को छोड़कर दुनिया की चमचमाती जिंदगी में चले गए, शहर चले गए, और वहां से लौटे हैं। लौटने के बाद उन्हें गांव का जो परिवेश है रोचक लग रहा है, तो इसी पर उन्होंने लिखा है कविता बहुत दिनों के बाद। चलते हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे, लेखक परिचय के बाद पढ़ेंगे हम लोग उनके द्वारा लिखी गई कविता का विवरण, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए लेखक साहब का नाम क्या भाई, तो नागार्जुन, लेखक का नाम नागार्जुन। चलिए बहुत अच्छी बात, लेखक का नाम नागार्जुन। जन्म तो 1911 ईस्वी, निधन 5 नवंबर 1900, अब देखिए इसमें तो छूट गया है, 99 शायद है। जन्म स्थल तरौनी, दरभंगा बिहार। देख लीजिए तो निधन कब का है, 36, देख लीजिए कहां पर। चलिए, मूल नाम उनका वैद्यनाथ मिश्र, उनका मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन वो हिंदी में लिखते थे 98, सॉरी इनका जन्म 1911, मृत्यु 1998 है, मिस पॉइंट हो गया था। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन हिंदी की कविता जो लिखते थे वो नागार्जुन के नाम से लिखते थे। जैसे आपने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद्र, उनका मूल नाम क्या था, धनपत राय। जब वो धनपत राय के नाम से लिखते थे तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखे, तो अंग्रेजी सरकार ने उनके लेख को पकड़ लिया, बाद में उन्होंने किस नाम से लिखना शुरू किया, तो प्रेमचंद्र के नाम से। ठीक उसी तरह से इनका नाम था कौन, वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन वो साहित्यिक में नागार्जुन के नाम से, माने हिंदी में नागार्जुन, और मैथिली साहित्य में वो यात्री के नाम से लिखते थे। ठीक है, यात्री के नाम से आवे तब भी समझेंगे कौन थे, वैद्यनाथ मिश्र, और नागार्जुन के नाम से आवे तो भी समझेंगे हम लोग कौन, वैद्यनाथ मिश्र। चलते हैं, शिक्षा उन्होंने बस कोई नहीं, परंपरागत शिक्षा उन्होंने पाई थी, याद रखेंगे,
कौन शिक्षा पाई उन्होंने? परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा, यानी गांव में रहते थे, गांव में संस्कृत की शिक्षा पढ़ाई होती थी, पढ़ते थे। इनकी अभिरुचि किस किस में? तो घुमक्करी, ये घूमने में इनको बहुत मन लगता था। राजनीतिक, जन मुक्ति आंदोलन और संघर्ष में सक्रिय रचनात्मक उन्होंने भाग लिया। राजनीतिक में भी इनका मतलब जन प्रभाव था और साथ में ये घूमने में बहुत आनंद लेते थे। सम्मान, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं सुनिएगा। मैथिली काव्य संग्रह, पत्रहीन नग्नहीन गाछ, एक इनकी रचना है जिनका नाम है पत्रहीन नग्नहीन गाछ के साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको बिहार सरकार ने दिया, फिर उत्तर प्रदेश सरकार, फिर इसके बाद बंगाल सरकार, यानी कई सरकारों ने बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में इन्हें कई बार सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो पत्रहीन नग्नहीन गाछ की एक रचना थी इनके लिए, बहुत अच्छी रचना है इनकी। चलते हैं इनकी मुख्य कृतियां कौन कौन है सुनिएगा। तो मुख्य रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, खिचड़ी पिल्लव देखा मैंने, तुमने खा था, पुरानी जूतियों की कोरस, हजार हजार बाहों वाली इत्यादि बहुत सारे इनके काव्य खंड हैं। और इनकी जो काव्य खंड है उनका नाम है, याद रखिएगा, भस्मासुर। इनकी काव्य खंड का क्या नाम है? भस्मासुर, भस्माकुर, सॉरी, क्या नाम है इनका? भस्माकुर। और आगे हैं चित्रा पत्रहीन नग्नगाछ, मैथिली कविता संग्रह है, यानी मैथिली के लिए उन्होंने लिखा था, इसी पर उनको ये सम्मान मिली थी। चलते हैं, अभी जो आप कविता पढ़ने जा रहे हैं ये कविता किसकी रचना है? माने नागार्जुन का, लेकिन भाषांतरण किसने किया है? तो नामवर सिंह ने। याद रखेंगे, इनका भाषांतरण किसने किया? नामवर सिंह। चलते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत दिनों के बाद कविता का अर्थ क्या होना चाहिए। अब अपने सामने में किताब निकाल लीजिए, एक एक पंक्तियों का हम लोग अर्थ देखेंगे और अर्थ को आप नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। लेखक क्या लिखते हैं सुनिएगा। लेखक साहब, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। लेखक साहब कहाँ गए हैं? अपने गांव दरभंगा को छोड़ शहर गए, शहर की चकाचौंध रोशनी में वह रह गए वहां। अब देखिए, जिसकी जन्मभूमि जहां हो, घर किसे प्यारा नहीं होता। अभी आपने कहानी एक सुना है ना, हर को अपनी अपनी घर पसंद होती है, आजादी पसंद होती है। शहर में रह रहे थे, चार दीवारी के अंदर इनको मन नहीं लगा, वापस समय बीता तो ये आ गए गांव। और गांव जब आए हैं तो गांव में देखते हैं, और क्या देखते हैं? बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन के बाद आए हैं गांव। अब कि मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। वहां आए हैं जब, तो धान की बालियां जो है वह पकी पकी है। अब कहेगा धान की ही बालियां क्यों? यहाँ तो धान की बाली लिखी हुई नहीं है, तो फिर धान की बालियां क्यों? क्योंकि हमारी जो दरभंगा है, मधुबनी है, वो धान की फसलों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। जिन क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है वो क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की फसल के लिए। इसीलिए उन्होंने धान की फसल का ही व्याख्या किया है कि धान की जो बड़ी बड़ी फसलें हैं, बालियां, वो सुनहरी हो चुकी है, पक चुकी है। इसको मैंने इस बार जी भर देखा, मैंने जब आए हैं बहुत दिनों के बाद, तो फसल पकती नजर आ रही है, सुनहली सुनहली हो चुकी है, और इन फसलों को मैंने जी भर देखा बहुत दिनों के बाद। अब दूसरे अंतराल में क्या कहते देखिए, फिर कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की जी भर सुन पाया, धान कुर्ती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। कहते हैं कि गांव की जो वातावरण होती है ना, बड़ी मधुर होती है। ऐसी वातावरण शहरों में नहीं मिलती है। शहर में जाइएगा, उधर मोटर करेगा कर्र, उधर बस गया पो, बस जिंदगी तो हराम ही हो जाता है, ढंग से आप सो नहीं पाएंगे वहां। लेकिन गांव की बात कर रहे हैं लेखक साहब, क्या कहते सुनिएगा। अब की जी भर सुन पाया, लेखक साहब जब आए हैं, धान पकी है। और किसी किसी घरों में जाइएगा तो पहले के समय में होता था, अब तो नहीं होता है, पहले के समय में होता था कि महिलाएं शाम जब होती थी ना, तो घर में जो खाना बनता था उसके लिए धान कूटा जाता था, ठीक है। एक उखल होती थी लकड़ी का, और उसमें दो महिलाएं ले लेती थी मूसर, और दनादन दनादन कुटती थी। और वैसी स्थिति में उनके हाथ की चूड़ियां बजती थी, पाँव में अगर पायल है उसमें जो झुनकी होती है ना वो बजती थी। और ज्यादा अगर कूटना हो, परिवार अगर बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं अपने मन बहलाने के लिए ग्राम गीत जो होती है गुनगुनाने लगती है। लेखक साहब आए हैं
तो गांव में शाम के समय में ये सब गाना सुनने को उन्हें मिल रहा है, वो बहुत आनंदित होते हैं इस गाना से। उसी गाने की बात लिख रहे हैं, देखिए, धान कुटती किशोरियों, माने जो धान कुटने वाली लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, जो धान कुट रही है, उनकी कोकिल कंठी तान, माने मीठी मधुर आवाज जो गीत के रूप में निकल रही है, यह बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला है। लेखक साहब कहां से आए हैं? शहर से। बहुत दिनों के बाद, पहले तो गांव में थे तो सुनते ही थे, लेकिन जब चले गए तो शहर में ऐसा नहीं मिला। और जब गांव आए हैं तो कहते हैं कि वहां की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, शाम के समय में जब धान कूटती है और कूटते समय क्या आती है, उनके कंठों से जो मधुर मधुर संगीत निकलती है, यह बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला है। यानी उनका कान उस गाने की तरफ आकर्षित हो रही है। तो आपने पहले पद में क्या पढ़ा कि वो धान की फसल को देखते हैं, दूसरे पद में आपने क्या सुना कि वो गाना सुन रहे हैं। अब तीसरे पद के माध्यम से हमें नागार्जुन जी क्या कहना चाहते, सुनिएगा। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद। शहर में जाएंगे, शहर में फूल नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है, फूल मिलेंगे, लेकिन वो ताजी फूल नहीं जो गांव में मिलती है। एकदम गांव में तो भाई खेतों में ऐसे खिला हुआ नजर आएंगे, आप सूंघ सकते हैं। रात रानी की गंध और अन्य प्रकार की जो फूलों की गंध है ना, वो कहाँ मिलेगी? गांव में मिलेंगे। शहर में फूल मिलेंगे लेकिन सुगंध नहीं मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो वह कहते हैं लेखक साहब कि हमने शहर रहा, वापस जब आए हैं बहुत दिनों के बाद, अब की जी भर सूंघे, इस बार हमने जी भर सूंघा है मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। माने ताजे टटके फूल जो है ना, एकदम ताजी ताजी फूल, मौल श्री का फूल। मौल श्री का मतलब अन्य प्रकार के जो भी फूल का नाम हो, जैसे आप ले सकते हैं रात रानी का फूल है, सूरजमुखी का फूल है, गुलाब गेंदा का फूल है, इन सारे ताजे ताजे फूलों का सुगंध उनको मिल रहा है। ये कहते हैं मैंने जी भर सूंघा। यानी बहुत दिनों के बाद जब मिलता है ना, तो लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? अब भर पेट रसगुल्ला आपको खिला दिया जाए, चलिए रसगुल्ला को छोड़िए, भात दाल खा लीजिए, ऊपर से आपको कहा जाए कि भाई 4 स्पॉन्ज मिठाई खा लीजिए, बहुत करिएगा तो आपको मन होगा खाने का, तो खा तो लीजिएगा, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो भात दाल में मिला था। कैसा करके दबा लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद मिलता है ना, तो वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। ठीक वही बात है कि यहाँ पर कहते हैं कि मौल श्री के ढेर ताजे फूल उनको गांव में, शहर में नहीं मिला, गांव जब आए हैं तो उन्हें सुंदर सुंदर सुगंध मिलती है, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद अब की जीभर छू पाया अपनी गवे पगडंडियों के चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। लेखक कहते हैं कि जब हम आए हैं गांव में, तो गांव की मिट्टी जो पगडंडियों, पगडंडी माने पैदल चलने वाली रास्ता, उन पगडंडियों पर जो धूल है उन्हें चंदन जैसा लगता है। शहर में मिट्टी नहीं है और ये जो धूल है ना, वो कैसा लगता है उनको? चंदन जैसा लगता है। वो कहते हैं पहली बार हमें ये देखने को मिला है। तो क्या बता रहे थे कि लेखक साहब अभी गांव आए हैं और गांव की जो उनकी मिट्टी है ना, वो कैसी दिखाई पड़ती है? चंदन जैसी दिखाई पड़ती है। गांव की मिट्टी उनको कैसा लगता है? चंदन जैसी। अब आगे कहते हैं कि उस चंदन जैसी मिट्टी को हमने बहुत जी भर के देखा, मैंने खूब आनंदित होकर के देखा। अब क्या कहते हैं सुनिएगा। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर के। यानी कि लेखक साहब का घर दरभंगा है, और दरभंगा और मधुबनी किसके प्रसिद्ध है? तो मखाना के लिए। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मखाना की खेती कहाँ होती है? तो मधुबनी और दरभंगा में होती है। तो कहते हैं कि इस बार जब हम आए हैं गांव, बहुत दिनों के बाद जब हम गांव आए हैं, तो मैंने इस बार क्या खाया? जी भर के ताल मखाना खाया। ताल मखाना का मतलब ताजी ताजी मखाना जो है ना, जब देखिएगा ताल मखाना का खेती जो होता है बहुत बड़ी तालाब में होती है, पानी में, और उसमें बड़ी बड़ी पत्ता होती है, इतनी इतनी बड़ी पत्ता, और पत्ता के नीचे जो है ना घुंघराले घुंघराले जो है गुच्छा में बहुत रहता है मखाना, वो ताल मखाना होता है। वो मखाना हमने खाया, उजला उजला रहता है, और गन्ने का रस भी हमने खूब चूसा। गन्ने का रस चूसना मतलब क्या? मीठी मीठी ताजी ताजी जो होता है गन्ना, उसका रस जो है दांत से, देखिए ऐसे पेड़ करके पी लेते हैं। दांत तो हम लोगों का कमजोर हो चुका है, तो कैसे पिएंगे? दांत छिलिएगा कि दांत के साथ गन्ना के छिलका के साथ दांत तो खिंचा जाता है। तो ऐसे ही हम लोग नहीं करके अब एगो नया मशीन आ गया है, उसमें पेरा करके पी लेते हैं क्या। लेकिन सबसे वास्तविकता क्या है? आनंद तो तब आता है जब गन्ना को दांत से छीलिए तो
थोड़ा थोड़ा गुठला बना बना के तब उसको काट काट के खाइए, बहुत आनंद आता है। हम लोग बचपन के दिनों में बहुत खाते थे, अब तो मिलता ही नहीं है तो कौन खावे। ठीक है, चलिए जो भी है, तो लेखक साहब जो गए हैं और इस बार तो घर पर खूब गन्ना का पिए हैं। बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श अब सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद, इस धरती पर, इस भूमि पर यानी अपने गांव जन्मभूमि में वापस जब आए हैं तो गांव के लोगों के साथ मिलना जुलना, कहते हैं गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब कुछ उन्होंने, यानी हमारी शरीर की जितनी इंद्रियां हैं सबका उन्होंने आनंद लिया। माने मन खुश हो गया। हर चीज आनंदित होती नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह को जो है आनंद मिले, मिठाई खाने के लिए आप बगल में एक आदमी गाली दे रहा है खाने वाले को, तो कान को नहीं ना मिला, आंख को आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लेखक साहब को सब कुछ स्पर्श मिल रहा है, सुंदर सुंदर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए कहते हैं गंध, यानी गंध मान नाक, नाक को भी सुगंध अच्छा लगा। रूप, धरती उनको चंदन की तरह दिखाई पड़ी। रस, रस भी उनको, यानी जो आप शब्द वो क्या कहते हैं, गन्ने का रस और मखाने खाए हैं। शब्द, वो औरत लड़कियां जो किशोरियां जो है गाना गाते हैं उनकी शब्द। और स्पर्श, जो वो वहां पर गए हैं और महसूस किए हैं धान की बाली को देख करके, ये सारी चीजें, यानी कहने का अर्थ है उनको हर चीज, हर इंद्रियां आनंदित है, खुश हैं। अर्थात लेखक साहब की जितनी इंद्रियां हैं सब कुछ, जैसे देखिए पहले पहले पद में उन्होंने कहा कि मैंने जी भर देखा सुनहली, यानी आंख इनका प्रसन्न है वहां पर। दूसरे पद में उन्होंने कहा कि मैंने किशोरियों के क्या देखा, आवाज देखा, तो कान। तीसरा उन्होंने मौसरी के फूल का गंध, तो नाक, यानी पहली बार में आंख, दूसरी कान, तीसरी नाक। फिर जी भर के वहां पर चंदन के स्पर्श, माने वो स्पर्श महसूस किए उनकी त्वचा, और फिर जी भर का ताल मखाना चूसे, और फिर मुंह जिह्वा जो है वो प्रसन्न हुआ। इस तरह से वो कहते हैं कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब प्रसन्न रोमांचित हो गया है। क्लियर? तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अपने क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।